मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। क्लास ज्वाइन हो गई सबकी? अच्छा, नेहा की नहीं हुई, अभी बेचारी आई थी फिर चली गई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके, असाइनमेंट कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। असाइनमेंट में डाउट आ रहे हैं? यस मैम। यस मैम। बट अंशिका, अंशिका कहाँ है? अंशिका, तुम्हारे फिजिक्स के असाइनमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? बिना फिजिक्स के कैसे पास करोगी? मैम कल वाला रहता है। बस मैम आज वाला भी। ओके, उससे पहले वाले करे हैं? मैम हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा हमने कहाँ तक उसके डाउट्स ले लिए थे? मैम डाइपोल तक। डाइपोल के सारे डाउट्स हो गए थे ना? बोलो। यस मैम। मैम आपका माइक नहीं होता है। हाँ सॉरी। तो कंडक्टर और फ्लक्स रह गया फिर, है ना? यस यस मैम। उसके हम लोग डाउट्स लेंगे, ठीक है? देखो गुरविंदर आज नया है। कहाँ है गुरविंदर? कहाँ गया गुरी? हाँ, आकाश देखो गुरविंदर आ गया है और गुरविंदर कह रहा है कि मैम सिर्फ आकाश नहीं निकालेगा जी, मैं भी निकालूंगा, ठीक है? ओके। हाँ, तो गुरविंदर बैक टू अपने उस पे पुराने वाले उस पे आ गया है, पढ़ाई करेगा, वो सब सपोर्ट करेंगे उसको। गुरविंदर कुछ क्लासेस में होगा कि समझ नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस हो सकता है कुछ आगे चल रहा होगा, ठीक है? तो कल हम एक कॉल सेट करेंगे तुम्हारे साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। ओके हाँ, अब क्या कर लेते हैं हम लोग? डाउट डिस्कशन। डाउट भेजो फटाफट, फिर मैं एटम पढ़ाती हूँ। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटम। डुअल नेचर ऑफ मैटर्स का भी एक टॉपिक रह गया था, आप कह रही थी। हाँ हाँ ठीक है, वो कंप्लीट करके फिर मूव करते हैं। और ड्यूअल नेचर अभी यहाँ पे क्लास में बैठ के कुछ तो क्वेश्चंस भी करेंगे उसके। पहले डाउट ले लो तुम फटाफट, जल्दी भेजो अपने डाउट कंडक्टर्स के और उसके। दीप्ति, असाइनमेंट करने छोड़ दिए? 2 दिन तारीफ कर दी तो
है? 2 दिन तारीख थी। नो मैम, हाफ ईयरली चल रहे हैं ना, तो मैम उस वजह से नहीं हो पा रहा है। कब तक चलेंगे ये? मैम 12 तारीख तक है। तो 6 दिन कुछ नहीं करोगी? नो मैम, कर रहे हैं मैम। हाफ ईयरली कोई बोर्ड का थोड़ी है कि बोर्ड के एग्जाम है भाई। तुम कैसे बच्चों ढील ढील दे रहे हो अपने आप को। यहाँ तुम्हारे असाइनमेंट भी बंद हो गया आने, तुम्हारा तो हाफ ईयरली भी नहीं चल रहा। हाँ, शहजादी के नाम से कौन है, नाम बताओ। दिव्या? मुमताज? अरे मुमताज, आज आई हो मुमताज, इतने दिनों में कहाँ है ये लड़की? मुमताज, कैसे याद आ गई आज तुम्हें क्लास की? अब क्या करोगी ज्वाइन करके? तुमने बीच में तो तुम गायब हो गई। डाउट तो भेज दो, एक ही लड़की ने डाउट भेजा है, क्या कर रहे हो तुम? सारे बच्चे अपने अपने डाउट शेयर करो फटाफट, फिर मैं डाउट कराती हूँ। हर्ष बहुत डाउट पूछता है, जल्दी भेज फटाफट। फ्लक्स के डाउट आने चाहिए और उसके कंडक्टर के पहले। फिर अगले दिन 2 दिन रेजिस्टेंस के लेंगे। ऐसे करोगे तो फिर तो कल तक भी नहीं पेपर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट नहीं है तुम्हें, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं फिर अपना। किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़िया। आंचल, सौम्या। मैम मैंने भेजी। मैम भेज रहे हैं अभी। सिलेबस भी कराना है तुम्हारा?
ठीक है। तुम लोग जब तुम्हारी क्लास हो ना उससे पहले ही मेरे को डाउट भेज दिया करो, ठीक है। एक अमनदीप ने तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सौम्या के भाई उस पे भेज दो, ग्रुप पे भेजो, मैं एक एक बच्चे का कैसे देखूंगी। ग्रेड 12th पे भेजो। नेहा का आ गया ग्रेड 12th पे। आंचल ने भेज दिया। सौम्या, ठीक है। देखो सबसे पहले सौम्या का आया है। सौम्या कौन सा क्वेश्चन है सौम्या? इसमें 8th क्वेश्चन पे डाउट है। यस मैम। देखो ये वाला क्वेश्चन था। ये देखो इसमें तुमसे पूछा है कि कौन सा चार्ज डेंसिटी बड़ा होगा छोटा होगा, रिलेशन पूछा है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा है। तो अगर मेरे पास जिस पॉइंट का एरिया सबसे कम है उस पॉइंट पे सिग्मा सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। जिस पॉइंट का एरिया सबसे कम उसका सिग्मा सबसे ज्यादा। तो ए पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो सिग्मा 1, ये एकदम पॉइंटेड है, तो इसका मतलब पॉइंटेड है तो इसका एरिया सबसे कम होगा। सवाल भेज दिए हो तो यहाँ देखना शुरू कर दो, ये भी किसी ना किसी का सवाल होगा, समझना शुरू करो यहाँ पे कि यहाँ पर सिग्मा 1 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस पॉइंट का एरिया सबसे कम है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे सिग्मा 1 तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो सिग्मा 4 और सिग्मा 2, भाई सिग्मा 4 और सिग्मा 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ये पूरा बनेगा, ये वाला पूरा एरिया बनेगा, यानी ये एरिया तो बहुत लार्ज है। इस एरिया पे तो पूरे पे ऐसे चार्ज आएगा, इस पे तो पूरे पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट। इस वाले Yes, पे ma'am. क्योंकि इसने सिग्मा देखो पॉइंट जो सिग्मा 4 है और सिग्मा 2 है वो इसने पूरा ऐसे पॉइंटेड एरिया बताया है, ये वाला। तो ये वाला एरिया तो बड़ा हो जाएगा। फिर देखो सिग्मा 3 वाला पॉइंटेड तो है बट उसमें क्या है, अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो सिग्मा 1 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया सिग्मा 3 का थोड़ा ज्यादा है। तो क्या रिलेशन बनेगा कि 4 और 2 तो बराबर हो गए, क्योंकि वो तो सेम सेम है। और सिग्मा 1 जो है वो हमें सबसे बड़ा मिल गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लो कि कौन सा आंसर होगा, ये सबसे लार्ज है। तो सिग्मा 1 सबसे बड़ा और सिग्मा 2 और सिग्मा 4 बराबर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन लगेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक है। Yes, ma'am. हम्म और एक क्वेश्चन हो गया। सौम्या के बाद पूछा है नेहा ने। नेहा, हाँ मैम बट इसमें ऑप्शन में एक से ज्यादा है ना, ए एंड बी या ए एंड सी ऐसे करते हैं। इसके ऑप्शन में ए बी सी, अच्छा। हाँ, तो देखो ए क्या कह रहा है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3, ठीक है। ए बी सिग्मा 2 सिग्मा 4 के बराबर है, तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई सिग्मा 1 3 से ज्यादा है ना। अभी हमने बोला कि सिग्मा 1 सबसे बड़ा है, तो यानी ये ए भी ठीक है। बी की बात करो, बी कह रहा है सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से बड़ा है, बात तो ठीक है, सिग्मा 1 2 से तो बड़ा है। अगला क्या कह रहा है, सिग्मा 3 और सिग्मा 4 में से कौन बड़ा है? सिग्मा 3। तो बताओ कौन बड़ा होगा भाई? ठीक है, सिग्मा 3 बड़ा है कंपैरेटिवली, क्योंकि सिग्मा 3 का एरिया छोटा है ना सिग्मा 4 से। तो बात समझ में आ रही है?
भाई सिग्मा 3 का एरिया इज स्मॉल देन या इज स्मॉलर देन सिग्मा 4 और 2 का। तो इसका मतलब सिग्मा 3 किससे बड़ा हुआ? सिग्मा 3 सिग्मा 4 से तो बड़ा है, तो यानी बी ऑप्शन भी ठीक है। सी की बात करो, सी क्या कह रहा है? सिग्मा 1 सिग्मा 3 से बड़ा है, सही है, ठीक है। सिग्मा 2 4 के बराबर है, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि सिग्मा 3 बड़ा है, तो डी गायब हो जाएगा। डी में कह रहा है सिग्मा 3 इज ग्रेटर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया ना, तो यानी डी ऑप्शन गलत है। ई चेक करो, ई में सब बराबर बता दिए, तो ई भी गलत है। तो क्या हो गया? ए बी सी आर ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस मैम। सेकंड नेहा ने पूछा है, देखो नेहा, ये वाला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास ये एक घर में जैसे खाना खाते हैं बाउल होता है, बाउल नीचे से सर्कुलर शेप होती है और ऊपर से इस तरीके से स्फेयर होता है, जिसे तुम कौन सा स्फेयर? हेमिस्फेयर बोलते हो, करेक्ट? ये हेमिस्फेयर हो गया ना, हाँ या ना? घर में कटोरियां होती है ना जिसमें हम खाना खाते हैं, नमकीन रख के खाते हो, तो ये हमारा बाउल है। कौन आया है इतनी लेट? देखो फिर मुझे गुस्से दिलाने आते हैं ये लोग। क्रिश, क्रिश इतनी लेट क्यों आया भाई? अगली बार से एंट्री नहीं दूंगी मैं, समझ में आ गई? 22 मिनट लेट आने का क्या मतलब है क्लास में? मैम बुखार हुआ था। हर बार होता है तुम्हें? हर बार लेट आते हो? मैम नहीं मैम। ठीक है चलो सुनो, डाउट डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारे डाउट हो तो भेज दो। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे रखी है, देखो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो यहाँ ये एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, 45 डिग्री, करेक्ट? बाय एक्सिस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल में देखो पूछा क्या है? फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखो फ्लक्स एंटर कहां से कर रही है? भाई तुम्हारे पास एक कटोरी है, तुमने उस कटोरी को उल्टा रखा हुआ है, उसमें एंटर फ्लक्स कहां से करेगी? नीचे से। तो कितने एरिया में से फ्लक्स जा रही है? इफेक्टिव एरिया तो ये वाला होगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? ई डॉट ds, डॉट हटा के क्या लिखते हो? ई एरिया कॉस थीटा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगा? कॉस थीटा। तो बेटा देखो अगर मेरे पास ये हेमिस्फीयर है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है? 45 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये लिखोगे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ए कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/√2। √2। अब एरिया क्या लिखोगे मुझे बताओ? एरिया मैंने किसका बोला? जहां से फ्लक्स एंटर करेगी, तो फ्लक्स एंटर करने वाला एरिया इफेक्टिव एरिया कौन सा होगा? पाई ए स्क्वायर, सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या लिखोगे? पाई ए स्क्वायर अपॉन √2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका ऑप्शन। ठीक है नेहा, ये तुम्हारा फ्लक्स का क्वेश्चन था, ई डॉट एस, इनके बीच का एंगल। तो इफेक्टिव वाला लिखते हैं, ये वाला क्लास में क्वेश्चन देखना। फ्लक्स में जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके मैंने हेमिस्फीयर के 3-4 तरीके के क्वेश्चन कराए थे एक में, उन्हें देखो पढ़ो उन्हें। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसने भेजा है, अगेन किसने भेजा है? ये सौम्या ने। डायरेक्शन का क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल है, सिलेंड्रिकल शेल, ओके, carries positive charge on the upper half and the negative charge on the negative lower half। तो देखो सरफेस पे ही चार्ज होगा क्योंकि शेल है,
ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज दे रखा है इस तरीके से। अगर मैं इस सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लिखोगे, ये मैंने बोला ना कि सिलेंडर को अगर ऊपर से देखते हैं तो सर्कल दिखता है, सिलेंडर को अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो मुझे ये सर्कल दिखेगा, है ना, रिंग टाइप। तो ऊपर कैसा चार्ज है भाई इसके, पॉजिटिव, और नीचे वाले में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। अब देखो ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव और इक्वली बटा हुआ है, उसने बोला है लोअर इक्वल हाफ, चार्ज इन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, खुद बताओ। पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से तो निकलनी चाहिए, अब पॉजिटिव से निकल के कहां पर जाएंगी, नेगेटिव पे, नेगेटिव। पॉजिटिव से निकलेंगी एंटर नेगेटिव में करेंगी, इस तरीके का ये वाला होगा। देखो सही बात है ना, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, यानी डी ऑप्शन, पॉजिटिव से निकल के एंटर में। अब इसके बाद भेजा है आंचल ने, आंचल ने कौन सा क्वेश्चन भेजा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन 10th है ना बेटा, ये मिस प्रिंट है, 10th क्वेश्चन। ओके मैम। मैं इसमें मिस प्रिंट है, मैंने तुम्हें एक और इसमें बस याद रखना, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है, और एक फाई किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कई बार ई डॉट डी एस को किसके बराबर करना पड़ता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तब यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड आता है, और क्यू इनक्लोज्ड किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, ठीक है, ऐसे क्लियर है। यस मैम। एक बार बताओ, इसमें मैंने फ्लक्स में एक क्वेश्चन तुम्हें शेयर किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी 2x स्क्वायर प्लस करके, वो कर लिया, वो बन गया था क्वेश्चन। यस मैम, वो डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करके कहाँ कर दिया, हम्म, वो क्वेश्चन कर लिया था तुम लोगों ने। मेरे को एक बार फ्लक्स की पीपीटी, मेरे को एक बार फ्लक्स की पीपीटी भेजना जो मैंने तुम्हें दी थी, एक सेकंड मैं रिसोर्स शीट से निकाल लेती हूँ। फ्लक्स का कौन सा क्वेश्चन, अरे मैंने तुम्हें दिया ही नहीं क्या वो क्वेश्चन, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं दिया। हम्म, अब देखो वो वाला एक क्वेश्चन होता है ना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं तुम्हें देती हूँ, ठीक है, सॉल्व करो एक क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई नॉट एक्स इंटू आई कैप, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स। अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तुम्हें 0,0,0 और एक्स वाई जेड का फिर दिया हुआ है तुम्हें a, a, ठीक है, ये आपने, मैंने डाउट भेजा है, ये क्वेश्चन कहाँ है, मैम ग्रुप में। उसमें एक्स नहीं है ना, वो एक्स नहीं है वहां पे, देखो वही मिसप्रिंट है वहां पे, इसलिए बोल रही हूँ, वहां पे ई नॉट एक्स नहीं है, वहां पे ई नॉट, ठीक है, वो इसलिए मिसप्रिंट क्वेश्चन था। मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने वो क्वेश्चन तुम्हें क्यों नहीं दिया सॉल्व करने। करो इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, ई नॉट एक्स आई। जो अभी ये क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा है ना, देखो आंचल ने भेजा है या किसने भेजा है, इसने भी भेजा है, अमनदीप ने भी भेजा है, करेक्ट। अमन भाई, अमनदीप का क्वेश्चन देखो, क्यूबिकल वॉल्यूम वाला,
फ्लक्स का 10th क्वेश्चन बेटा, फ्लक्स का 10th क्वेश्चन देखो सारे जने, इसमें x का मिस प्रिंट है, ठीक है, ये ई नॉट एक्स आई कैप Yes, होगा। ma'am. गॉट इट। अब क्या कह रहा है कि तुम्हें क्यूबिकल वॉल्यूम 0,0 है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्स ए एक्स वाई जेड ए दिए हुए हैं, यानी इनिशियली तो एक्स वाई जेड कितने थे ये, और फिर फाइनली ये 0, फिर कितना दिया है एक्स वाई जेड ए दिया हुआ है। ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है ई नॉट एक्स आई कैप में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है। मैं मान लेती हूँ ये मेरा एक्स कैप, ये मेरा वाई डायरेक्शन, और हम इसे मान लेते हैं अपनी जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तुम्हें कहा है कि फाइंड द फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे लिखोगे, ई डॉट डीएस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए अगर फ्लक्स बनेगा तो, ये मैंने तुम्हें बहुत बार कराया तुम्हारी क्लास में, तुम भूल जाते हो क्या चीजें। हम उसी डायरेक्शन में होंगे। नेहा बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है तो तुम्हारा जो क्यूब है उसके पास तो 3 डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, मतलब कि कोई सरफेस एक्स वाई में होगा, कोई वाई जेड में होगा, कोई एक्स जेड में होगा, तो कौन सा प्लेन तुम्हारे पास फ्लक्स जनरेट करेगा, किस प्लेन में, यानी कौन से सरफेस फ्लक्स जनरेट करेंगे बताओ, कौन बताएगा। मैम हाँ, थीटा 0 डिग्री हो, उसी डायरेक्शन में ही होगा। थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन, होगा जिसको ऑप्शन में एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तुम लिखोगे ई आई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर को भी किस में होना चाहिए, आई या तो थीटा 0 बने 180 बने, करेक्ट। तो यानी तुम्हारा एरिया वेक्टर या तो आई कैप में होगा या माइनस, या तो माइनस आई कैप में। तो इसका मतलब अगर एरिया वेक्टर आई कैप, भाई एंगल 0 बनने का मतलब क्या है, या तो एरिया वेक्टर आई कैप में है या एरिया वेक्टर माइनस आई कैप में है। तो इसका मतलब तुम्हारा जो प्लेन होगा, यानी जिस सरफेस की बात कर रहे हो वो किस प्लेन में होगा, भाई एक रेक्टेंगल का तुम्हारा क्यूब किससे मिलके बना होता है, क्यूब 6 रेक्टेंगल से मिलके बना है, ठीक है, क्यूब 6 स्क्वायर से मिलके बना है, मान लो 6 स्क्वायर लगे हुए हैं ना, 6 स्क्वायर की साइड लगी हुई है, उनसे मिलके तुमने क्यूब बनाया है अपना, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ये वाला सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो कौन से वाला प्लेन में होना चाहिए वो एरिया जो तुम्हारा क्यूब बना है, हाँ एक्स वन वाले में भाई, जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ना, यस मैम। अगर किसी एरिया वेक्टर आई कैप में आ रहा है तो उसका मतलब प्लेन किस में होगा, वाई जेड में। वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन है, वाई जेड के परपेंडिकुलर ही तो एक्स डायरेक्शन है, एक्स मतलब आई कैप, कहाँ सो जाते हो। इसमें तो ये ए दे दिए, अगर अलग अलग होंगे तो फिर कैसे पहचानोगे कि किसका एरिया लेना है। मान लो मैं ये ए बी सी दे देती हूँ, लो ए बी और सी। अब बताओ, आप गड़बड़ नहीं कर दोगे फिर अगली बार, ये ए बी सी है सपोज करो। अब तुम लिखोगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ई नॉट एक्स, एरिया क्या हो जाएगा बताओ। अब ये वाई जेड का एरिया है, तो इनिशियली वाई जेड कहां पर है, 0 0 में। मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार करा दिया, मुझे कराने में भी आलस आ रहा है, पर तुम्हें समझने में आलस नहीं आ रहा तुम्हारी क्लास में। तो देखो, तो इसका मतलब एक तो ये वाला प्लेन होगा जिसमें एरिया वेक्टर बाहर आ रहा होगा आई कैप में, एक ये वाला होगा जहां पे ये तुम्हारा एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है माइनस आई कैप में, ठीक है।
यही दो प्लेन होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स बनेगा, करेक्ट। ये लो, Yes. क्योंकि यही है एक्स डायरेक्शन में और ये माइनस एक्स में, इनका एरिया वेक्टर, ये मैंने एरिया वेक्टर लिखा है, ये दीज आर द एरिया वेक्टर। तो मान लो ये पहला है और ये दूसरा है, तो जब तुम फाई 1 के लिए लिखोगे तो तुम लिखोगे ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ई नॉट एक्स दे रखी है, ds यानी एरिया वेक्टर, कॉस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सेस में, और एरिया माइनस में, तो ये कॉस 180 डिग्री लिखोगे, कॉस 180 ई नॉट। अब देखो इनिशियली तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कहाँ दिए हुए हैं इनिशियली, 0 कॉमा 0 कॉमा, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू पहले के लिए तो 0 ही हो जाएगी, तो यानी यहाँ पर फ्लक्स कितना आया, इस वाले से, इस वाले फेस से फ्लक्स कितना आया, 0, क्योंकि x की वैल्यू इनिशियली 0 0 दे रखी है। फाई 2, अब क्या लिखोगे, ई नॉट फिर से x एरिया, और सेकंड के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है x में, तो ये बनेगा cos 0 डिग्री, करेक्ट। ई नॉट x, अब x की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला डिस्टेंस अब कितना है, x की डिस्टेंस a है, तो यहाँ पर अब x का क्या डिस्टेंस लिखोगे, a, करेक्ट। भाई इनिशियली तो सब 0 0 पे थे ना, x y z सब ओरिजिन पे, तो फर्स्ट प्लेन के लिए वो E0 हो गया। अब सेकंड के लिए ये वाली डिस्टेंस आ गई a, तो a लिख दिया। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, अब एरिया याद रखो, ये एरिया उस प्लेन का लेना है जो तुमने यहाँ पर एरिया वेक्टर लिया है ना, परपेंडिकुलर, तो किस प्लेन के परपेंडिकुलर आया है, YZ के, जब भी तो आई डायरेक्शन में आया है तुम्हारा एरिया, एरिया तभी तो आई में आया है क्योंकि किस प्लेन का है, YZ के प्लेन का है। तो देखो अब YZ के कोऑर्डिनेट लो, तो y का कोऑर्डिनेट कितना है b और z का कितना है c, तो अगर तुम्हें जो गिवन हो वो लेना, तो अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, b और c, और अगर ये सेम है तो जैसे तुम्हारे सवाल में सेम दिए हुए हैं a, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर, cos 0 डिग्री 1, तो ये कितना आया, ई नॉट इंटू a क्यूब, a कितना दिया हुआ है 8, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ई नॉट हो गया। Yes. अब चार्ज पूछ रहा है, तो अब देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू 8 ई नॉट। तो अब यहाँ से Q इनक्लोज्ड कैसे निकालोगे, 8 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, यस मैम। हर बार पढ़ता है तुम भूल जाते हो, हर बार तुम भूल जाते हो ये वाला सवाल, क्यों भूलते हो भाई, हाँ मेरे बेटा क्यों भूल जाते हो। चलो इसका एक और क्वेश्चन, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है मैम, उसके दोनों साइड वाला लेना है, 180 भी लेके देखना है एक हाँ, बार, और 0 वाला भी लेके देखना हाँ है। दोनों लेना है, दोनों। अब सुनो, अब एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तुम्हें 2x स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 0 0 और फिर दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, एक्स वाई जेड के। ये तुम्हारी क्यूब है, फिर से अब तुमने क्या करना है, फ्लक्स फाइंड करनी है। चलो फाइंड द नेट फ्लक्स, फाइंड द नेट फ्लक्स करेंगे सारे जने, और मुझे सॉल्व करके इसमें भेजो। एक बार हिंट समझ लो, एक्स स्क्वायर यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लिए निकालोगे तो लिखोगे तुम 2x स्क्वायर, यानी तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2x स्क्वायर है तो इसका मतलब एरिया वेक्टर भी किस में होना चाहिए, एरिया वेक्टर भी आई में होना चाहिए Yes, बेटा, ma'am. एरिया वेक्टर भी आई कैप में ही होना चाहिए। अगर एरिया वेक्टर आई कैप में है तो यहाँ पे प्लेन कौन सा हो जाएगा, वो YZ, Yes, ma'am. यहाँ एरिया किस प्लेन का लिखोगे, YZ प्लेन का, कॉस थीटा लिख देना, फिर दूसरा वाला लिखोगे, क्योंकि ये तो मान लो तुमने प्लस आई कैप के लिए लिया है, फिर दूसरों के लिए लोगे 2x स्क्वायर, फिर YZ का एरिया लिखोगे और फिर कॉस थीटा लिखोगे। फिर जब EY लिखोगे, EY के लिए क्या करेंगे,
अब यहाँ पर y लिखोगे, करेक्ट, फिर एरिया, फिर cos थीटा। अब y के लिए किस प्लेन का एरिया लोगे भाई? एक्स जेड। हाँ, चलो करो अब इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बताओ। एक काम कर, हाँ भी करो। ओम नमः शिवाय। आज तो गुरु पर्व है तुम्हारे यहाँ पे, कर लिया सेलिब्रेशन? यस मैम। बढ़िया, वेरी गुड। इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना फोटो से, गलती देखूंगी क्या करना। सॉल्यूशन भेजेंगे करके, आंसर नहीं बताएगा कोई। क्या कंफ्यूजन हो रही है? हो गया मैम, बस थोड़ा सा रह मैम ई एक्स एंड ई वाई के कंपोनेंट निकाल के मैं फिर फ्लक्स का फॉर्मूला लगा के उसमें पुट करनी है? नहीं, बस फ्लक्स निकालना है। पाई तो निकाल रहे हो? हम्म, मैम ऑप्शन है इसकी कोई? नहीं नहीं, ये तो मैंने अपनी अभी दिया है अपनी मर्जी से। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को बस एक बार तुम्हारा वो देखना है किस तरीके से कर रहे हो, भेजो। कुछ तो भेजो, गलत सलत कुछ तो करा होगा।
एक घंटे इसी क्वेश्चन में बैठे रहेंगे क्या? मैम मैंने भेजा है, आ रहा 2 मिनट। हर्ष क्या कर दिया ये? वैल्यू कौन पुट करेगा इसमें? मैं? एक्स क्यूब कर ली, कौन रखेगा क्या? हट, हर्ष ने तो आधा काम करके भेजा है। हर्ष ने आधा काम किया है इसने। देखो, आ जाओ हम कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के, मैच कर लेना अपना अपना। डू यू नो कि हमारे पास एक क्यूब में कितने फेस होते हैं भाई? 6। 6 फेस। क्यूब कैसा ऑब्जेक्ट है? 3D, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ प्लेन होंगे, मान लो मैंने ये एक्सिस मान ली एक्स, ये वाली एक्सिस मैंने मान ली वाई, और ये मैंने एक्सिस मान ली जेड। कौन है अभी, कौन आना चाहता है? हबीबी, बदतमीज बच्चे हैं। एक्स वाई जेड, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है जो गिवन है 2x² आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो अब देखो मैं इनके नामकरण कर देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इनमें से 6 प्लेन ना ऐसे बटे होंगे कि दो सरफेस किस में होंगे? 2 सरफेस होंगे एक्स वाई में, 2 सरफेस होंगे एक्स जेड में, 2 सरफेस YZ में। YZ प्लेन में, करेक्ट। इस तरीके से 2 सरफेस बटे हुए हैं। अब देखो, अगर मैं, अब हम लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक्स वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो है, E = EX आई कैप प्लस EY जे कैप, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स की वजह से देखेंगे कि जो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना फ्लक्स जनरेट कर रही है। तो एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम लिखोगे EX एरिया वेक्टर कॉस थीटा, करेक्ट। तो अब बताओ, एक तो ये वाला सरफेस, अब तुम देखोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, एरिया वेक्टर भी बेटा एक्स में ही होना चाहिए। तो तुम्हारे पास ऐसे 2 सरफेस ये रहे कि इनका एरिया वेक्टर, इनका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, यानी आई कैप में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तुम लिखोगे 2x²। एरिया क्या लिखोगे? अब कौन से प्लेन का एरिया लिखेंगे, बोलो? अगर YZ का, आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभी YZ, ठीक है। कॉस थीटा मान लेते हैं, मैं इस पहले वाले का लिख रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, ये -x में है, तो ये कॉस 180 डिग्री का बनेगा। बात समझ में? स्टार्टिंग में सारे कोऑर्डिनेट किस में थे? ओरिजिन में। स्टार्टिंग में सारे कोऑर्डिनेट 0 में है, तो यानी x की वैल्यू भी 0, y भी 0 और z भी 0। तो इस 1 की वजह से कितना आया फ्लक्स? φ1 0। सही है, सारे 0 पे है ना। अब तुम लिखोगे इस EX का दूसरा कोऑर्डिनेट, आप लिखोगे EX एरिया वेक्टर कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर लिखोगे 2x²। अब एरिया वेक्टर YZ का, अब दूसरा कितना दिया था मैंने? 1 2 and 3। 1 2 3 1 2 3। कौन सा प्लेन का एरिया लेंगे? Y और Z। तो Y का कितना है? 2 और Z का 3, तो 2 × 3 कॉस थीटा। भाई इस वाले में अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस कॉस 0 यानी 1। अब x की वैल्यू क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट कितना है?
1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक x कितने से बढ़ा, 1 से, तो x की वैल्यू लिखोगे 1 स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 दूनी 12, तो यानी जो मेरा x है वहां से कितना फ्लक्स आया, 12। ठीक है, यस मैम। अब बचा y। अब देखो, अगर एरिया वेक्टर y, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में है तो एरिया वेक्टर भी किस में आना चाहिए, y में। तो ऊपर वाला होगा एक तो, यानी एक तो एरिया वेक्टर यहाँ होगा और एक एरिया वेक्टर यहाँ होगा, हाँ या ना, यस मैम। ऊपर और एक नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, प्लस y में, तो यानी ये वाला कितना एंगल बनाएगा, थीटा 0 डिग्री, और ये नीचे वाला कितना एंगल बनाएगा, थीटा 180 डिग्री का। अब ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे y डायरेक्शन में, तो मान लो ये मेरा थर्ड सरफेस है और ये फोर्थ सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस की वजह से तो 0 हो जाएगा जो ओरिजिन पे होगा, y भी है ना, इनिशियली लिखोगे y पहले कोऑर्डिनेट का, तो पहला सरफेस तो देखो ओरिजिन पे ही बन रहा होगा, क्योंकि पहला y कहाँ है, 0 पे, पहला y तो 0 पे है ना, तो पहला जो प्लेन होगा y का वो तो कोऑर्डिनेट उस पे ही बनेगा ओरिजिन पे, तो वहां तो y 0 हो जाएगा, तो उसकी वजह से कट गया। ठीक है, फिर बचेगा दूसरा फाई, तो वहां पर अब तुम क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन y इक्वल्स टू y, अब एरिया कितना लिखोगे, y में है तो किसका लिखेंगे, एक्स जेड का, जेड। x का कितना है 1, z का कितना है 3। y किस में है, आई कैप जे कैप में, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, देखो जो इसके सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बन रहा था 0 डिग्री वाला, ठीक है, तो ये भी कितना बनेगा, कॉस 180 डिग्री। यस मैम। तो y कितना है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखोगे y की वैल्यू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया, तो नेट फाई नेट कितना हो जाएगा, 12 माइनस कितना आया 6 आ गया, है ना, तो फाई कितना आया 6। अब समझ आया कैसे करना है, ऐसे करना है, एक का तो y की वजह से 0 ही हो जाएगा, तो दूसरे प्लेन का बनेगा। मैम दोनों को माइनस करना होता है लास्ट में, वो नेगेटिव साइन आया है ना, यस मैम। एक कॉस 180 वाला बन रहा है ना नीचे की तरफ, ओके इस वजह से। मैम आपने E0 वाला क्यों नहीं लिया, कौन E0 वाले में तो y 0 हो जाएगा ना फिर, y। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन दे दो, अब खुद करके दोबारा से भेजते। मैं तुम्हें दूंगी ना, अभी 2-3 क्वेश्चन दे दूंगी, उसमें करना फिर अपने घर बैठ के, ठीक है। यस मैम। ऐसे क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने इसमें क्यों नहीं डाले, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, डाउट भेजो फिर अब। मैम मेरा KCL का 10th क्वेश्चन बता दीजिए, 8th वाला 8th। पहले कंडक्टर पूछो, अब कंडक्टर के हो गए सारे। एक ये वाला क्वेश्चन है क्यूब का, मैम वाला 6th क्वेश्चन है। हाँ वही करा रही हूँ। एक देखो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ये आधा और ये इस वाले का आधा लिया हुआ है ना, यानी यस मैम। ये आधी आधी, मतलब एक सरफेस का आधा हिस्सा लिया हुआ है। इसमें क्या दिक्कत है, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारे पास 2 सरफेस है ना, देखो ये अगर ये ना होता, मेरी बात सुनो, ये शेडेड पोर्शन ना होता तो क्या कह रहा है सवाल, इफ दिस शेडेड पोर्शन इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि एक चार्ज को कॉर्नर पे रखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर। एज शोन इन द फिगर मतलब यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ क्यू चार्ज रखा हुआ है, समझ आ रहा है। अब ये कह रहा है कि हमें बताना है कि शेडेड एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। अब शेडेड एरिया देखो, तुम्हारे पास एक सरफेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये रहा,
पांचवा ये रहा, छठा इसके पीछे है, तो यानी 6 सरफेस हैं। तो तुम्हें पता है कि जब कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं तो कितने क्यूब लगाने पड़ते हैं उस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए? भाई मैंने सिर्फ पढ़ाया है ना कि अगर हम एक चार्ज को कॉर्नर पे रखते हैं तो कितने क्यूब लगाएंगे उसको इनक्लोज करने के लिए? 3। मैम 6। बच्चे भी कैसे? हाँ, तो हमें कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे इसको इनक्लोज करने के लिए? 7 क्यूब, और एक ये खुद है, तो यानी ये वाला जो चार्ज है ये कितने क्यूब में? 8 क्यूब मिला के तब ये चार्ज इनक्लोज होगा। बात समझ में आई? देखो जो फ्लक्स का लिखते हो आप, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो ये फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब आएगा जब इस चार्ज को आप इनक्लोज कर पाओगे। तो अगर कोई चार्ज कॉर्नर पे है तो पहली बात वो इनक्लोज्ड नहीं है, उसको इनक्लोज करना पड़ेगा। कैसे? एक चार्ज, एक इसके साइड में क्यूब लगाया, 2 पीछे और फिर 4 इसके ऊपर, यानी 8 क्यूब चाहिएंगे। तो 8 क्यूब मिला के इनक्लोज हुआ क्या? क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? तो 1 क्यूब से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नहीं, 8 क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन है ना यस मैम। बेटा, समझ आ रहा है कुछ? देखो Yes, ma'am. ये जो आप लिखते हो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तब लिखते हैं जब चार्ज बंद हो, चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो। अगर कॉर्नर पे चार्ज है तो इनक्लोज्ड नहीं है ना। अपनी कॉपी के कॉर्नर पे चार्ज रखो, चार्ज इनक्लोज्ड है नहीं है ना, चार्ज को बंद करना पड़ेगा एक कमरे के अंदर, यानी एक 3D सरफेस के अंदर। तो उसके लिए तुम्हें कितने क्यूब बैठाने पड़ेंगे? 8 क्यूब। तो यानी 8 क्यूब जब बैठाए तो चार्ज इनक्लोज्ड हो गया। तो उस 8 क्यूब को एक सरफेस बना दो। 8 क्यूब एक सरफेस है जिसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया है कि अगर कॉर्नर पे होगा तो कैसे बटेगा, फेस पे होगा तो कैसे बटेगा, ठीक है? अब देखो ये अब तुमसे क्या पूछ रहा है। अब इसने तुम्हें बोल दिया कि अब एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस। कितने होते हैं? 6। क्या अगर एक चार्ज कॉर्नर पे रखा होगा तो वो क्या सारे सरफेस से पास करेगा? क्या सारे सरफेस फ्लक्स जनरेट करेगा? नो मैम। कितने से करेगा बताओ? 3 अगर से। एक चार्ज, अब देखो एक क्यूब में 6 सरफेस है, तो क्या 6 के 6 सरफेस से पास हो रहा होगा फ्लक्स? नो मैम। कितने से हो रहा होगा? मैम 4 सरफेस से। बताओ और कोई? एक से कैसे होगा? एक सरफेस से थोड़ी पास होगा। कितने बनाएंगे बताओ? कितने सरफेस फ्लक्स बनाएंगे? तो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे अब कैसे करोगे। जिन सरफेस से चार्ज सटा, मैम। मेरी बात सुनो अभी, अरे रुको। तुम्हारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है? यहाँ। तो यानी जिस सरफेस से चार्ज सटा हुआ होगा, यानी ये सरफेस 2 और तीसरी जो ये सामने वाली है, इन 3 सरफेस से चार्ज जो होगा ना क्रॉस करके नहीं जाएगा, वो इनके सरफेस से कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा। स्लाइड करते हुए, पैरेलल स्लाइड करते हुए। तो जिन मतलब समझ में आया कि जिनसे चार्ज कैसा रखा होगा? जुड़ा हुआ होगा। जैसे चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इससे 3 सरफेस जुड़ेंगे ना, इससे 3 सरफेस जुड़ेंगे, यस और नो? यस भाई मैम। दिख रहे हैं ना सरफेस जुड़ते हुए? जैसे एक मैंने ये बनाया, दूसरा ये रहा, और तीसरा जो बाहर निकल के आ रहा होगा। जैसे नामकरण भी कर देते हैं, ABCD, ये E और ये पॉइंट एक F।
ठीक है। ये तो ये वाले जो 3 सरफेस हो गए, कौन से सरफेस हो गए? देखो आप लिखोगे, इसको भी नाम दो भाई, इसको पी दे दो। आप लिखोगे पी सी डी बी, ए बी पी एफ, ई सी ए बी। ये तीनों इस चार्ज से सटे हुए सरफेसेस हैं, तो यानी ये तीनों सरफेसेस से फ्लक्स पास नहीं करेगा। नहीं होगा। जब तुम लिखोगे कि मैम एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, चार्ज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो इस क्यूब के जब तुम लिखोगे तो कितने सरफेस हैं? ओनली 3 सरफेस बनाएंगे। तो आप लिखोगे कि मैम ये एक क्यूब में 3 सरफेस योगदान दे रहे हैं, विच इज इक्वल टू क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस का कितना आया? क्यू अपॉन 8 दिया 24 एप्सिलॉन नॉट। जो तुम्हारा सवाल है उस सवाल की शक्ल देखो, उस सवाल में उस क्वेश्चन को देखो, डायग्राम को। मैं भी देखती हूँ, उस डायग्राम को देख लिया सबने? यस मैम। तुम्हारा चार्ज कैसे बना हुआ है? इसका डायग्राम ना कुछ अजीब सा ही है। कोशिश करेंगे बनाने की एज इट इज। बना दिया है ना? यस मैम। देखा, ड्राइंग भी ठीक है मेरी। तो यहां पर चार्ज रखा हुआ है। मुझे बता दो, अगर मैं नाम लिखती हूँ इनके, अब देखो मैं नाम लिखूंगी ए बी सी डी ई एफ जी एच। कौन से 3 सरफेसेस हैं? अगर चार्ज को ए पे रखती हूं तो 3 कौन से सरफेसेस हैं जिनसे फ्लक्स नहीं बनेगी? चलो बताओ कौन से 3 सरफेस हैं, नाम बताओ। मैम एक तो A, ए B, C, बी D, सी डी है। वेरी गुड, एबीसीडी से A, नहीं बनेगी। और एक A, D, ए E, ई एफ डी। हाँ, ए A, D, ई एफ डी। ए ई एफ डी, वेरी गुड। और मैम एक और ये सामने वाली, पीछे वाला है। A, G, एक जो ये इस क्यू के सामने वाला होगा, है ना, जो ये सामने आ रहा है, इनसे नहीं बनेगी। अब देखो जो तुम्हें, अब तुम्हें आंसर भी तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, तुमसे पूछा इसके लिए है, क्या ये सरफेस बनाएगा? ये वाला तो पूरा क्या ई एफ जी एच, इससे तुम्हारे पास फ्लक्स आएगी? यस मैम। yes ma'am, यस मैम। इससे फ्लक्स आ रही है, तो ई एफ जी एच एक सरफेस है ना, ई एफ जी एच इज वन सरफेस। ओके, जी एच बी सी ये एक सरफेस है, ई जी एच बी सी। यस मैम। ओके, तो ये 2 सरफेस हो गई, और एक जो है इसके पीछे वाली होगी जहां से फ्लक्स बनेगा। ठीक है, yes ma'am, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें क्या बोल दिया, इस एक सरफेस का आधा हिस्सा, दूसरी सरफेस का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा मतलब कितना सरफेस? एक सरफेस, आधा हिस्सा एक सरफेस, तो एक सरफेस का कितना है? क्यू बाय 24 एफ। 24 एप्सिलॉन नॉट। ये लो, ये रहा सवाल, बताओ। और ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था कि बेटा अगर एक चार्ज को कॉर्नर पे रखते हैं तो कॉर्नर में 8 क्यूब लगाएंगे, 8 क्यूब से क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में कितनी सरफेसेस हैं जो फ्लक्स बनाएंगे? ओनली 3। तो एक सरफेस से क्यू बाय 24। तो ये वही तुम्हें देखना था कि मैम ने बताया था चार्ज कॉर्नर पे था, ठीक है, और ये आधा आधा मिलकर एक सरफेस बना रहे हैं, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तुम चीजें याद नहीं रखते ना, दिक्कत तो यही है। अब देखो 2021 का ही सवाल है ये, फिजिक्स जब तक रटोगे ना नहीं बैठेगी दिमाग में। अभी समझ में आया? अब आएंगे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। और
और डाउट शेयर करो। फ्लक्स हो गया। अच्छा, फ्लक्स का किसी ने एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी भेजा हुआ है, देखो। रविंदर क्लास में मौजूद हो? हाँ जी। देखो रविंदर का सवाल है कि मेरे पास एक ये सिलेंडर है और सिलेंडर में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, तो मतलब पूरी वॉल्यूम में चार्ज है। बात समझ आई? ऐसे सरफेस पे नहीं है, पूरी वॉल्यूम में है। क्लियर? अगर वॉल्यूम में चार्ज है तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी? यस मैम। और अगर चार्ज सरफेस पे होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती? 0। 0, है ना बेटा? अगर चार्ज सरफेस पे होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती। अब ये कह रहा है कि मुझे सेंटर से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, x दूरी पे, कि सेंटर से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो बताओ गॉस लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर क्या बना दो, एक गॉसियन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ का? सिग्मा, सॉरी, E dot ds is equal to q by epsilon naught. closed integral of E dot ds equals to charge enclosed upon epsilon naught. गॉस लॉ तब लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें ds क्या होता है? व्हाट इज ds? किसका सरफेस एरिया? गॉसियन सरफेस का, याद रखना। ये ds हमेशा गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, ठीक है? यस मैम। चार्ज इनक्लोज्ड कौन सा होता है? जो इनसाइड, गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। हाँ, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? ये वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ds। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h। पक्का? यस मैम। तो पाई r, रेडियस कितनी है देखो, अब इसकी x है, x स्क्वायर, मान लो ये लेंथ l हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई x स्क्वायर l। अब चार्ज इनक्लोज क्या लिखोगे? देखो पूरा चार्ज, यानी तुम्हारी जो इसमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, वो पूरी कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर की होगी जिसकी रेडियस कैपिटल R है। करेक्ट? भाई पूरा रो चार्ज बड़े वाले सिलेंडर में है, बड़े वाले सिलेंडर में है ना, जिसकी वॉल्यूम v है, और उस वॉल्यूम को तुम लिखोगे तो ये 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगी। लेकिन मुझे सिर्फ कितना चार्ज चाहिए इस छोटे हिस्से में, तो क्या लिखोगे? कंप्लीट चार्ज तुम्हारी रो से कितना मल्टीप्लाई कर दूं? रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब रो पूरी का है, रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज अगर रो है तो मैं जितनी वॉल्यूम का चाहिए उतनी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लूं। तो रो कितनी वॉल्यूम का चाहिए? 4/3 पाई। इस छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है? x क्यूब। ओहो सॉरी, अरे अरे ये सिलेंडर है, सिलेंडर की कितनी होती है? 2πrl होती है क्या? उल्टा तो नहीं करवा दिया तुमने? सिलेंडर का सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम। नहीं मैम, एरिया तो पाई आर स्क्वायर h ही होता है। तो एरिया कितना? हाँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2πr। तो छोटे वाले सिलेंडर का कितना है ये? x इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? देखो समझ आ रहा है क्या कर रहा है? यहाँ पे एरिया है तो ये सिलेंडर का एरिया हो गया, और कितने के अंदर चार्ज है तो पूरे डेंसिटी से क्या मल्टीप्लाई कर दो, जितनी वॉल्यूम का चाहिए, डीवी वॉल्यूम। तो ये डीवी वॉल्यूम यही होगा छोटे वाले सिलेंडर का। तो देखो यहाँ से x से एक x कट गया, l से l कट गया, पाई से पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 2 सिग्मा अपॉन x एप्सिलॉन नॉट। यस मैम। x शायद, हाँ कुछ गड़बड़। मैम ऐसे नीचे कैसे आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इधर, ये एक्सिस ओके की। मैम। तुमने उल्टा लिखवा दिया भाई, एरिया और वॉल्यूम, मुझे लग रहा है। एक बार सिलेंडर का एरिया चेक करना क्या होता है। ओके मैम।
रुको, सिलेंडर का एरिया सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया? कर्व्ड, 2 तो पाई लेंथ r इसकी हो जाएगी L, पाई आर विड्थ इसका सरफेस भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर L ही होगा ना, है ना? मैम वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच हाँ मैं सिलेंडर वही का। हाँ मैं वही कह रही थी, तुमने उल्टा लिखवा दिया, ये तुमने उल्टे लिखवा दिए, ये एरिया में वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हें फॉर्मूले भी बेटा, फॉर्मूले याद रखो। मेरे को फॉर्मूले याद हो ना हो, तुम्हें होने चाहिए। तो सरफेस एरिया कितना है? पाई, सॉरी क्या बताया सरफेस एरिया? 2 पाई r h। 2 पाई आर, सॉरी, आर फिर से एक्स है, 2 पाई एक्स इंटू एल। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? रो इंटू डीवी, तो डीवी हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यस अब एक्स की वैल्यू दी हुई है कि इतने एक्स पे बताओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो, रो से रो मर गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया? 1। 1। और जिसको ये डिराइव करना नहीं आता, अपने गॉस लॉ की नोट्स निकालो, उस नोट्स में मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, इनसाइड का आउट का फॉर्मूला याद है? यस मैम। आउटसाइड के लिए क्या होता है? आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मान लो ये मेरा सरफेस है सिलेंडर का, चार्ज इस पूरे वॉल्यूम में है, मुझे सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर बताओ कितना फील्ड होगा पी पॉइंट पे, बताओ। मैम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्का? फॉर्मूले याद है तुम्हें? यस मैम। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना, ये डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, सीधा तुम्हें बस एक्स की वैल्यू रखनी थी। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है बेटा? यस और अब पहले जब भी मैं बोल रही हूँ जिसे फॉर्मूले याद नहीं है वो फॉर्मूले याद करो। नेहा, नेहा क्लास में हो? बेटा फॉर्मूले याद करे हैं तुमने गॉस लॉ के और फ्लक्स के? यस मैम करी थी। भूल गए फिर? हाँ, अंशिका, जशनप्रीत, सुखजीत, बोलो बेटा फॉर्मूले याद है तुम्हें? मेरे को कल सारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद करके आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूले हैं, गॉस लॉ के, एम्पियर्स, सॉरी एम्पियर्स तो कहाँ चला गया, गॉस लॉ, डाइपोल, और अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, मुझे सबके फॉर्मूले चाहिए कल, सब बच्चों को याद होने चाहिए, किसी का पेपर हो, किसी की कुछ भी हो, आई डोंट केयर। मैम। यस मैम। और कल क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, सुहानी, हर्ष, जितने भी यहाँ Yes, बच्चे हैं, ma'am. तीन, ओके मैम। मेरे को एक एक बच्चे से मुझे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, स्फेयर, पोटेंशियल, किसका क्या होता है, अगर नहीं सुनाया ना तो तुम्हारे घर कॉल कर दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। मैम इस बार मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट लिखा है उन्होंने, तो मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ डुअल नेचर ऑफ मैटर्स का ही है ना? नहीं, एटम भी आएगा इसी वीक है तुम्हारा। यस मैम, इसी Yes, संडे ma'am. को। और यार तुम्हारी सेकंड क्लास थी ना जो तुम वेस्ट करवा चुके हो।
अब कैसे करेंगे? तुम तो मुझे इसी में उलझा के रखते हो, तुम्हारे डाउट ही इतने हैं। मैम डाउट हम डाउट ग्रुप में सॉल्व कर लिया करेंगे। ऋषभ ये कौन सा टाइम है आने का? आप तो कभी पहले भी तो नहीं आए। और सारे डाउट हो गए तुम्हारे? कंडक्टर का कोई डाउट नहीं है? कंडक्टर्स के सारे क्वेश्चन हो गए थे? हाँ, कंडक्टर किया ही नहीं होगा, है ना? ये मैम। पहले एक काम करते हैं, आज से तुम्हारी क्लास में अगले 10 दिन तक मैं ये डाउट डिस्कस नहीं करूंगी। ग्रुप में मैं सॉल्व करूंगी तुम्हारे डाउट। 10 मिनट 15 मिनट हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि बस तुम्हारा सिलेबस जो बच रहा है सिर्फ मुश्किल से 6 या 7 लेक्चर्स का ही है। एक बार वो 6 और 7 लेक्चर कंप्लीट हो जाएं, उन 6 और 7 लेक्चर को कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं तुम्हारे ये जो है ना पूरे दिन क्लास में फिर यही चलेगा जो तुम पढ़ रहे हो, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो। सिलेबस के बाद तो फिर अपना यही करना है, 12th की रिवीजन 15 दिन। 6-7 क्लास का एटम 2 दिन लेगा, एटम 2 दिन लेगा। ठीक है, तो अभी कंडक्टर के डाउट्स पूछ लो फटाफट से, आज जब तुमने ले ही लिया है तो। मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चंस का डाउट था, वो मैंने भेजा है। हाँ, वो मैं भी समझाती हूँ। इसके अलावा भेजो और। इलेक्ट्रिक वो पूछ लो, हर्ष, तो जो तुम उसका भेज रहे थे ना हर्ष, यस मैम। भेजो वो क्वेश्चन रेजिस्टेंस का। भेजो हर्ष रेजिस्टेंस का। कल से नहीं करूंगी मैं डाउट डिस्कस, तुम्हारे ग्रुप में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तुम पहले फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास में यही चलेगा फिर अगली बार से। फिर मैं अपने तरीके से रिवीजन कराऊंगी, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम वैसे ऐसे ही रैंडम आ रहे हो पढ़ के। कल टेस्ट होगा कभी 10 दिन के बाद। क्या कह रहे हो? अब कल टेस्ट हुए हैं, 10 दिन के बाद होगा वो। कौन सा टेस्ट? वो फॉर्मूला का। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कल ही सुनूंगी, अगली क्लास जब भी होगी। 10 मिनट में फटाफट सुन लूंगी सबसे, पढ़ के आना वो, ठीक है? ओके मैम। मैम भेज दिया। ये तुम्हें समानता सर ने समझाया तो था। मैम समझ नहीं आया। मैम हमें तो एकदम स्पून फीडिंग की आदत पड़ी हुई है। देखो, सुनो यहाँ पे सारे बच्चे, ठीक है? ये सवाल है, यहाँ पर 5 है और ये 0 है, तो इस पॉइंट का 5 वोल्ट हो जाएगा, इस पॉइंट का मैं लिख सकती हूँ 0 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट का मुझे पता नहीं है, तो इस पॉइंट का हम x, मैं x लिख रही हूँ, इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं y। मेरी एक बात सुनो, इन्होंने पूछा है कि करंट कितना होगा, ये वाला I1, ये बता दो। तुमने पढ़ा है कि अगर मुझे करंट निकालना है किसी भी ब्रांच का, तो मैं ब्रांच के एंड का पोटेंशियल पता कर लूं और उसे R से डिवाइड कर दूं तो करंट आ जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है, I = डेल्टा V बाय R। अगर मुझे 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो मैं किसी ब्रांच का करंट निकाल दूंगा। तो अब तुम देखो, तुम्हें अगर कहीं से x और y का पोटेंशियल मिल जाए तो तुम्हारे पास I1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
यस मैम। इसी तरीके से एक्स और वाई का पोटेंशियल अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम फटाक से निकाल लोगे करंट, हाँ या ना, निकाल लोगे। तो मेरे पास किसी भी अननोन पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या कौन सा लॉ है, केसीएल, जो हम Yes. जंक्शन पे लगाते हैं। तो केसीएल क्या कहता है, सिग्मा आई किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, यानी आने वाला करंट किसके बराबर होगा, जाने वाले करंट। जाने वाला करंट। दूसरा ये कहता है कि जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट को मैक्सिमम पोटेंशियल पे मानो, यही कहते हैं। यस मैम, हाई पोटेंशियल। तो जिस पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, सपोज अप्लाई KCL एट x, मैं x का पोटेंशियल निकाल रही हूं, तो x कहां होना चाहिए, हाई पोटेंशियल पे। तो यानी x से सारा करंट बाहर निकलेगा, यानी I1 बाहर, सपोज करो यहाँ पर I2 है, अच्छा तुमने ये I1 माना तो I1 मान लो, ये लो ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। तो x से सारा करंट क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अगर ये I1 की डायरेक्शन तुम्हें कुछ और भी दी होती पेपर में तो तुम्हें घबराना नहीं है। अगर ये I1 उल्टा दे दिया घुमा के तो भी नहीं डरना, ठीक है। यस मैम। तुम्हें x का पोटेंशियल चाहिए बस, तो हमने x को कहा माना, हाई पे। अगर x हाई पे है तो अब क्या लिखोगे तुम, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि सारा करंट इंटर तो कुछ कर ही नहीं रहा, या सिग्मा आई 0 है। अब देखो I1 किसके बराबर लिखोगे, I किसके बराबर है, डेल्टा V अपॉन R। तो I यानी अब I1 लिखोगे क्या, डेल्टा V अपॉन R। तो I1 के बीच में क्या है, आप x से y जा रहे हो, क्योंकि x हाई पोटेंशियल पे है, तो आप लिखोगे x से y जाते वक्त बीच में नेगेटिव से पॉजिटिव का 10 वोल्ट आया, तो नेगेटिव से 10 कैसा आ रहा है, प्लस का, तो प्लस का 10, पॉजिटिव 10 माइनस y अपॉन 1। I2 कैसे लिखोगे, देखो x मैक्सिमम पोटेंशियल पे है, तो I2 x से ऊपर जा रहा है, तो क्या x से माइनस करेंगे सब, x माइनस 5 अपॉन, इसका कितना है, 4 है, तो अपॉन 4, इसका 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है, इसका भी 4 ओम दिया हुआ है। I3 कैसे लिखोगे, x माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। यस मैम। अब देखो अप्लाई, अब किस पे लगा दो KCL को, एट y पे। अगर भाई y पे लगा दिया तो क्या करेंगे कि मैम अब y हाई पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से करंट निकलेगा सपोज I4, ये करंट निकला I5 और ये यहाँ क्या करंट निकला I6। तो अब क्या करोगे, I5 प्लस I4 प्लस I6 किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब बताओ I4 को कैसे लिखोगे, I4 कैसे लिखा जाएगा, y माइनस 5 अपॉन 4। y अब हाई पे है, y हाई पे है, तो y माइनस 5 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 4, तो अपॉन 4 प्लस, अब देखो I5 यानी y मैक्सिमम पोटेंशियल है, तो अब y से x जाएंगे, है ना, y में से माइनस करेंगे सब, तो y से अब x में माइनस करोगे तो y से x जाते वक्त कैसा आया पोटेंशियल, प्लस से माइनस का आ गया। देखो y से x जाते वक्त प्लस से माइनस का 10 आया, माइनस का 10 लिखोगे, माइनस का x लिखोगे अपॉन 1। I6 क्या हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x y की इक्वेशन आ जाएगी, तो यानी तुम्हारे पास 2 x और y में इक्वेशन आ गई। x और y की अगर 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, पोटेंशियल मिल जाएगा x और y का, बस हो गया आंसर। x और y आ जाएगा, यहाँ से तुम्हें इक्वेशन निकल गई। उसके बाद तुम्हारे पास x और y है तो तुम अपने आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। तो फिर कैसे निकालोगे x y, देखो I1 कैसे निकालोगे, तुम्हें पेपर में जो यहाँ दिया हुआ है वो I1 की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है, मतलब x हाई पोटेंशियल पे है, तो आप लिखोगे x से y जा रहा है, माइनस से प्लस, प्लस का 10 माइनस y अपॉन 1, ये हो जाएगा तुम्हारा I1। ठीक है बेटा, हर्ष समझ आई, यस मैम। नहीं आया तो पूछ ले अभी भी। तो केसीएल का फॉर्मूला क्या है, केसीएल कब लगाते हैं, जब मुझे किसी नोड का पोटेंशियल पता करना हो। सबसे बेस्ट है, सुनो, सबसे बेस्ट है अगर तुम्हें सवाल में देख के लग रहा है कि करंट पूछा है और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि केवीएल लगाएं या केसीएल, तो ये देखो क्या नोड का पोटेंशियल लगाने से सवाल बन रहा है,
और अगर नोड का पोटेंशियल लगाने से सवाल बन रहा है तो केसीएल ही लगाओ फिर, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशंस चाहिए होंगी तभी सवाल आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जब तुमने एक्स पे लगाया तो तुम्हें खुद दिख गया कि एक्स और वाई है, तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, तो फिर वाई इसीलिए वाई के लिए भी लगाया है, ठीक है। यस मैम। ओके, आई होप कुछ समझ में आया होगा। और कल मैं तुमसे फॉर्मूले पूछूंगी और कल मैं एटम स्टार्ट कर दूंगी और जो वो छोटू सा टॉपिक बच रहा है वो, ठीक है। क्या कह रही हो मैम मेरे करंट वाले चैप्टर का डाउट है क्या? 10th वाले चैप्टर का डाउट? करंट वाले चैप्टर का मैम। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। भेजी है मैम मैंने 2। अच्छा भेज दिया आपने, एक सेकेंड। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? जशनप्रीत, सुखजीत, तुम्हें कोई डाउट नहीं है? हाँ भेजा है अमनदीप, डिलीट कर दिया भेज के। ग्रेड 12th में भेजा है क्या? यस मैम उसी में भेजा है, कॉपी की फोटो भेजी है मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सी ई बी। क्या निकालना क्या है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। हाँ, यस मैम। ये 1 वोल्ट है, वो 2 वोल्ट है, तो इसमें पोटेंशियल निकाल लो ना सी पॉइंट का। मैम इसमें आमने सामने वालों का पोटेंशियल काम निकालना ए से बी तक केसीएल, ए से बी तक केवीएल लगा दो, ए से बी केवीएल लगा दो इसमें। ए से लेके बी तक जैसी लाइनें आ रही हैं, जैसा इक्वेशन आ रहा है, करंट दे रखा है तुम्हें इसमें? नहीं मैम बस इतना ही है क्वेश्चन। इसमें 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। तो एक बार क्वेश्चन ढंग से करना पड़ेगा, एक सेकंड देखते हैं इसको। एक बार इसका वो वाला क्वेश्चन भेजो जो तुम्हारे उसमें होगा, मैं एक बार उसमें खोलती हूँ शीट में। किसमें है ये क्वेश्चन? रेजिस्टेंस केवीएल केसीएल का ही होगा ना? यस मैम केवीएल की। केवीएल कोसीएल का 4th क्वेश्चन। हाँ ओके, बेटा जो क्वेश्चन जितने तुम्हें दे रही हूँ ना, बस उतने सवाल तुम कर लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें कुछ, अगर तुम इतना भी नहीं कर रहे हो ना, फिर तो तुम कुछ, मैं तुमसे क्या ही करवा लूं। इसमें तो साइन भी कैसे दे रखे हैं, प्लस माइनस का भी नहीं पता चल रहा। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ये 2 ओम है और ये, अब देखो क्या कह रहा है, करंट देखो, करंट से बहुत काम पता चलेगा। ये यहां से आ रहा है 1 एम्पियर का करंट, ठीक है, और यहां से ऐसे करंट जा रहा है और ये कितना बन गया फिर यहाँ पे 2 एम्पियर। तो खुद देखो, अब इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। बेटा सी पॉइंट से आ कितना रहा है? ये 1 एम्पियर, और यस मैम। यहाँ 2 एम्पियर रहा है, मतलब 1 एम्पियर यहाँ से भी आ रहा होगा, करेक्ट? यस मैम। इस ब्रांच से 1 एम्पियर आ रहा होगा। अब इस पॉइंट का नाम करते हैं डी। तो ये 1 एम्पियर तो ऐसे आ रहा होगा और ये ही 1 एम्पियर यहाँ चला गया होगा, और ये जो 1 एम्पियर निकला होगा ये इस बैटरी से निकला होगा, ठीक है। अब तो इसकी जरूरत नहीं है। इस तरीके से तुमने करंट बना लिए। अब क्या करना है तुम्हें, पोटेंशियल किस किस का पूछा है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए है, यस मैम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो वीए माइनस वीबी। तो कैसे, देखो आप ए से बी तक केवीएल लगाओ, अप्लाई केवीएल एट फ्रॉम ए टू बी। क्लोज लूप का तो 0 हो जाता है, अब ए से बी तक चलना शुरू करो। चलो ए से बी तक चलना शुरू करेंगे। पोटेंशियल एट ए, नेगेटिव से पॉजिटिव कितना वोल्ट है? 1 वोल्ट, प्लस का 1, पॉजिटिव 1। सी पॉइंट पे कुछ नहीं मिला, सी से डी जा रहे हैं। अब सी से डी गए तो ये करंट 1 एम्पियर का आया हमसे रिवर्स डायरेक्शन में। भाई मैं ऊपर जा रही हूँ, करंट नीचे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस का लिखूं कि माइनस? प्लस का, प्लस का
V इक्वल्स टू आई आर, तो करंट कितना है 1 और रेजिस्टेंस 2, तो 2। 2 B से B जाते वक्त प्लस से नेगेटिव का पोटेंशियल आया, नेगेटिव का कितना आया -2, और ये किसके बराबर होगा सारा VB के बराबर। तो ये कितना हुआ VA, 2 से 2 मर गया, इक्वल्स टू VB। भाई ये तो बराबर आ गया। VB -1 होगा ना, 1 भी है इधर। कहाँ है? मैम जी हाँ VA + 1 है ना मैम। पॉइंट पर जो एक तो ये ओके 1 ओम 1 ओम, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक, मुझे डाउट हो गया था। है ना, VA VA हाँ +1, हाँ जी। हाँ हाँ, हमारा +1 रह गया ना, तो ये है, तो पता चल गया। तो ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो यानी देखो ए का पोटेंशियल बी से 1 ज्यादा है, पता चल गया ना। पोटेंशियल एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्या है? 1 सुनो, पोटेंशियल एट बी विद रिस्पेक्ट टू क्या, ए। तो पोटेंशियल बी विद रिस्पेक्ट टू ए VBA होता है ना, यानी VB माइनस VA। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1, यस मैम। आंसर देख लो, +1 है क्या इसका, फोर्थ का? सही है, यस मैम। यही है ना। तो VB, इस A को इधर उठा के ले जाओगे तो VB माइनस VA किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, करेक्ट। तो ये VB ऐसे ही तो लिखते हैं कि उसका मोशन A विद मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू 1, तो VA VB लिखते हैं, तो ये पहले वो ही लिखना है, B विद रिस्पेक्ट टू A मतलब VBA, तो VB माइनस VA, ठीक है। अगर होता पोटेंशियल एट A विद रिस्पेक्ट टू B, तो क्या लिखते फिर VAB, VAB, तो फिर होता ये VA माइनस VB, समझ आया? यस मैम। फिर ये -1 हो जाता। आई होप क्लियर। तो यहाँ पर क्या लगाया हमने, यहाँ लगाया हमने KVL, क्योंकि यहाँ पे आसान हो गया, A से B 2 पॉइंट के बीच में लिखना है तो हम ये कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। चलो ओके देन, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू। अब बाकी के क्या कर रहे हो, पूछ लिया करो, कुछ पढ़ लो। मैम आप ये PDF ग्रुप में सेंड कर दोगे? हाँ मैं PDF शेयर कर दूंगी। ओके मैम।